ये एक योगेंद्र यादव, केसी सूरी और सुहास पलसेकर ने 2014 के चुनाव के पहले एक अवधारणा प्रस्तुत की थी, नॉन कांग्रेस पॉलिटी की। तो यानी कि अलग-अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं या वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, वो एक बड़े राजनीतिक दल का मुकाबला कर रही हैं, वो वहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो मुझे ये लगता है कि क्या हम ये एक मॉडल के रूप में इसे देख सकते हैं कि 2024 में जो अलग-अलग राज्य हैं, वहाँ पर जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे और इस तरीके से विपक्ष एक चुनौती दे सकता है, जो एक केंद्रीकृत देखिए, नेतृत्व है। इसको क्षेत्रीय नेतृत्व तक सीमित क्यों रखते हैं आप? बात आपकी सही है, लेकिन इसमें आप क्षेत्रीय नेतृत्व को क्यों ला रहे हैं? क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो अपने-अपने राज्यों में उनका दबदबा है, वो भाजपा का वहाँ मुकाबला कर सकती हैं। लेकिन इससे थीसिस तो ये निकलती है कि जिस पार्टी का जिस राज्य में दबदबा होगा, वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, उसे अपने इलाके में भाजपा का मुकाबला करना होगा। मसलन कर्नाटक में कांग्रेस करेगी भाजपा का मुकाबला, जनता दल सेकुलर नहीं करेगा, वो क्षेत्रीय शक्ति है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी मुकाबला, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस मुकाबला करेगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी मुकाबला करेगी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुकाबला करेगी, उड़ीसा में बीजू जनता दल मुकाबला करेगा, गुजरात में कांग्रेस करेगी मुकाबला। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इसको क्षेत्रीय दल के रूप में क्यों कहा जाए? जितनी भी गैर भाजपा शक्तियां हैं, अगर उन्हें भाजपा को चुनाव हराना है, तो उन्हें अपने क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। उनके लिए राजनीतिक शक्ति बने रहने का मतलब केवल ये नहीं है कि विधानसभा का चुनाव जीत लिया जाए। उन्हें लोकसभा चुनाव में भी उसी शक्ति के साथ में और क्षमता के साथ हस्तक्षेप करना होगा, जिस तरीके से वे विधानसभा चुनाव में करते हैं। वरना क्या होगा कि देश की राजनीति में एक असंतुलन हो जाएगा। केंद्र में भाजपा बनी रहेगी और वो लगातार क्षेत्रीय शक्तियों और गैर भाजपा शक्तियों को मटिया भेंट कर देने की जुगाड़ में लगी रहेगी, तरह तरह की योजनाएं बनाएगी, कभी राज्यपालों का इस्तेमाल करेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देकर इसकी पर टिप्पणी की है। कभी वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करेगी। सब विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया जाएगा, उनको हमेशा उनके सिर पर जेल जाने की तलवार लटकती रहेगी। तो ये सब जो, अगर इस चीज से सब लोगों को बचना है, तो उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में अपने प्रभाव को इतना आगे बढ़ाना होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने इलाकों में परास्त कर सकें। बिल्कुल। ये जो नीतीश कुमार जिस तरह की कवायद कर रहे हैं, तो कुछ टीकाकार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस चूँकि थोड़ी मजबूत हो रही है, तो उसको एक झटका मिल सकता है। क्या आपको लगता है कि उसकी संभावनाएँ अभी बची हुई हैं, उस तरह की कुछ? देखिए, ये ये पूरी कल्पना कि कांग्रेस विपक्षी एकता का नेतृत्व करेगी, सब लोग कांग्रेस के या तो कांग्रेस उनको पटा के अपने मंच पे ले आएगी, या वो लोग मजबूरी में कांग्रेस का नेतृत्व मान लेंगे और फिर सारे देश में अधिकतम सीटों के ऊपर का भाजपा के उम्मीदवारों के मुकाबले विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार खड़ा होगा। ये जो पूरी कल्पना है, ये कल्पना 67 और 77 के विपक्षी एकता के मॉडल की नकल है। इस तरीके से नहीं होगा। देखिए, 77 तक क्षेत्रीय शक्तियों का, क्षेत्रीय राजनीति का उदय ही नहीं हुआ था। क्षेत्रीय शक्तियां थीं, लेकिन वो क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में राजनीतिक उनका कोई मॉडल नहीं था। 80 के दशक में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और उसका पहला लाभ भाजपा को मिला। भाजपा ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया कि वो क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर करना चाहती है, और उसका लाभ उठाकर भाजपा ने क्षेत्रीय शक्तियों से अच्छे संबंध बनाए और अपना विकास किया। आज भाजपा उसका फायदा उठा रही है। आज भाजपा वही काम कर रही है जो उस वक्त कांग्रेस करती थी, क्षेत्रीय शक्तियों को तंग करती थी, उन्हें असुरक्षा का शिकार बनाती थी। आज भाजपा वो काम कर रही है, तो आज कांग्रेस को वो लाभ उठाना चाहिए। कांग्रेस कई जगहों पर क्षेत्रीय शक्तियों के मुकाबले विधानसभा का चुनाव लड़ती है, लेकिन वो लड़ाई विधानसभा तक है। लोकसभा में कांग्रेस उनके साथ कैसे समझौता करेगी? इसका कोई फार्मूला राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलकर निकालना चाहिए। बिल्कुल। और सर ये आखिर में मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो बार-बार बात आती थी पहले के चुनाव में कि एक वैकल्पिक नैरेटिव विपक्ष के पास होना चाहिए। तो क्या आपको ये लगता है कि कर्नाटक के चुनाव में उस दौरान जो चुनाव प्रचार हुए, जो मुद्दे हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक नैरेटिव की रूपरेखा, एक संकेत विपक्ष को दिया बिल्कुल, है? बिल्कुल। आप देखिए, खुली आंखों से देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घटिया गवर्नेंस। ये 4 मुद्दे हैं। ये स्थानीय मुद्दे नहीं हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हर जगह कह रहे हैं कि हमने लोकल से नेशनल को हरा दिया। यानी नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय मुद्दे कौन से हैं? नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय मुद्दे हैं राम जन्मभूमि आंदोलन, राम मंदिर, धारा 370,
समान नागरिक संहिता, ये नरेंद्र मोदी के मुद्दे हैं, जबकि उनके मुकाबले ये मुद्दे हैं जो हिमाचल प्रदेश में काम कारगर साबित हुए, जो कर्नाटक में कारगर साबित हुए। अगर जब तक विपक्ष इन मुद्दों को लोकल मुद्दे के तौर पर देखता रहेगा, तब तक वो नैरेटिव नहीं बना पाएगा। ये समस्याएं हर जगह हैं। भाजपा की सरकारें भ्रष्ट हैं, भाजपा की सरकारें निकम्मी हैं। ये हिमाचल प्रदेश में साबित हो चुका है, कर्नाटक में साबित हो चुका है और दिल्ली नगर महापालिका के चुनाव में साबित हो चुका है। लगातार 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई है इन्हीं 2 बातों में। इन्हीं चीज को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिए। दूसरे, भाजपा के लोगों में एक प्रवृत्ति पाई जाती है, वो सोचते हैं कि रणनीति के जरिए हर चीज का प्रबंधन किया जा सकता है। कल उनकी प्रवक्ता हैं अपराजिता सारंगी, वो कह रही थी कि हमें रणनीतिक खामी रह गई। तो मैंने उसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक राजनीति का सार जो है वो रणनीति में नहीं है। लोकतांत्रिक राजनीति का सार गवर्नेंस में है, सुशासन में है। आपकी समस्या वहां पे है, आपकी समस्या केवल रणनीति में नहीं है कि कितनी भी अच्छी रणनीति बना लेते फिर भी हार जाते चुनाव, हो सकता 5 सीटें कम हारते। ऐसा कौन सा चुनाव है जो केवल रणनीति के दम पर जीता जाता है? दिल्ली नगर महापालिका चुनाव में कितनी रणनीति इन्होंने अपनाई, कुछ सीटें ज्यादा जीत गए लेकिन चुनाव तो हार गए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कितनी रणनीतियां अपनाते हैं, चुनाव हार गए। 2015 के बिहार चुनाव में कितनी रणनीतियां अपनाते हैं, लेकिन सामाजिक गठजोड़ इतना जबरदस्त था, उसने चुनाव हरा दिया। अगर केवल रणनीति के दम पर जीत पाते तो अभी साउथ इंडिया में भी इनका बोलबाला होता। रणनीति महत्वपूर्ण होती है, वो उसके जरिए आप जनता का मन पढ़ते हैं। लेकिन अगर केवल रणनीति के ऊपर आप अगर कायम रहेंगे तो जनता का मन भी आप गलत पढ़ेंगे। भाई आपकी सरकार भ्रष्ट थी, आपकी सरकार बदनाम थी, आपकी सरकार भ्रष्टाचार के नाम पे उगाही कर रही थी बिल्कुल पैसों की, और आप मंच पे खड़े होकर कह रहे थे कि अगर हम जीते तो मुंबई साहब ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बजरंगबली के नारे लगा रहे थे आप, कह रहे थे हमें 91 गालियां दी गई। अरे 91 क्या, अगर 191 गालियां भी दी जाती इनको तब भी जनता इनको वोट नहीं देती। तो ये ऐसी स्थिति है। कन्नड़ समाज अलग तरह का समाज है। वहां पे हिंदू से हिंदुत्ववादी होने की यात्रा में भी उस तरह का कट्टरपन नहीं पैदा होता है जैसा कि आप गुजरात में देखते हैं, जैसा आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं या दूसरी जगहों पे देखते हैं। देखिए, जब हिंदूकरण हो रहा था, हिंदुत्ववादीकरण हो रहा था तटवर्ती इलाकों का, तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों के जो परिसर थे उनमें एबीवीपी ने अपना सिक्का जमाया, छात्र राजनीति में वो आगे बढ़े। तो अभी अगर आप वहां जाएं, विश्वविद्यालय कैंपसेस में जाएं और वहां पे लड़कियों से अगर बातचीत करें तो लड़कियां कहेंगी हम बीजेपी के समर्थक हैं, हम एबीवीपी के हैं, लेकिन हम मुसलमान लड़कियों के हिजाब पहनने के अधिकार का समर्थन करते हैं। भाई उनको भी हिजाब पहन के शिक्षा पाने का अधिकार है। आप लड़ते हैं उस मुद्दे पर चुनाव। आप येदियुरप्पा को देखिए, येदियुरप्पा लिंगायतों के सबसे बड़े जन नेता हैं, वीरेंद्र पाटिल से भी बड़े जन नेता हैं, वो एसआर मुंबई से भी बड़े जन नेता हैं, जो जनता दल के नेता थे, इन बसवराज मुंबई के पिता, उनसे भी बड़े जन नेता हैं। लेकिन वो भाजपा के जो कट्टरपंथी तत्व थे उनको नापसंद करते थे, इसलिए हमेशा वो लॉबी येदियुरप्पा के खिलाफ काम करती थी। एक टीवी रवि है, शायद उनका यही नाम है, वो बहुत बड़े कट्टरपंथी नेता हैं, बुरी तरीके से अपना विधानसभा चुनाव अभी हार गए। वो सिद्धरमैया को सिद्धा मौला खान कहते थे और उन्होंने आर्थिक जिहाद का नारा भी लगाया था मुसलमान व्यापारियों के खिलाफ। बुरी तरीके से वो अपना चुनाव हार गए। वो हमेशा येदियुरप्पा की भाजपा में टांग खींचते रहते थे और वो बीएल संतोष के साथ रहते थे। तो ये ऐसी स्थिति है जो भाजपा के कन्नड़ वास्तविक नेता हैं, वो लोग भी उतने कट्टरपंथी नहीं है जितने कट्टरपंथी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाई पड़ते हैं।